वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज हम इसमें सीखेंगे और देखेंगे कि हम अमूर्त सब्जेक्ट्स पे निबंध कैसे लिखें, जिसको हम आमतौर पे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था, निबंध दो तरह के होते हैं। पहला अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा मूर्त मतलब कॉन्क्रीट। हमारा पहला फोकस अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स पे निबंध लिखने को मजबूत करना होगा, ताकि हम किसी भी सब्जेक्ट पर एट द एंड ऑफ द डे निबंध लिखने में एकदम सहज महसूस करें। तो यदि हम अमूर्त सब्जेक्ट्स पे निबंध लिखने जब भी जाएंगे तो वहाँ दो चीज़ें, अभी फ़िलहाल इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देंगे, फ़िलहाल इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। तो अमूर्त सब्जेक्ट पे जब भी हम जाएंगे तो हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमें हमारी जो कल्पना है, सोचने की समझ शक्ति है, जो थॉट प्रोसेस है, वो काफ़ी उच्च स्तरीय होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और कई चीज़ें सोचेंगे, कई सारे डायमेंशन सोचेंगे किसी भी एक टॉपिक पे। अंततः उसके बाद हमारा जो इसमें दूसरा टारगेट होगा वो इसके प्रेजेंटेशन पे होगा कि इसको प्रेजेंट कैसे करें। क्योंकि ये आमतौर पे एक चुनौती होती है कि हमारे पास कंटेंट तो है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं खुद को अक्षम पा रहे हैं। तो ये अक्षम ना पाएँ तो वो कैसे उस सिचुएशन को हम टैकल करेंगे, इस बात को सीखेंगे। हम आज कोशिश करेंगे कि एक एग्जांपल लेकर भी इन चीज़ों को देखने का, यदि लेक्चर लंबा जा रहा होगा तो फिर अगले लेक्चर में करेंगे। हालांकि हमारा मेन फोकस आज के लेक्चर में इन चीज़ों पे रहेगा। लेकिन उसके पहले एक जो मैं मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि पहले इस सब्जेक्ट का इसका पर्पस समझते हैं कि ये क्यों, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, यूपीएससी ने क्यों ऐसे पेपर को रखा है। हो सकता है कई सारे कारण हो रखने के, लेकिन एक ये कारण भी है। देखिए, जब हम क्लास 2 में थे, क्लास 1 में थे, तो गाय पे ऐसे लिखने को आता था, सब लिखा करते थे द काऊ। कहीं ना कहीं सबने द काऊ, माई डियर फ्रेंड या इन चीज़ों पे ज़रूर लिखा होगा। तो उस समय भी ऐसे होता था और पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता था, 10 मार्क्स का। बाकी क्वेश्चन इससे कम के हुआ करते थे। फिर हम जब 8th में आए, 9th में आए, तब भी ऐसे था। हालांकि ऐसे के टॉपिक का लेवल थोड़ा, स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता गया। आज हम यूपीएससी में आ रहे हैं तो भी ये ऐसे पूछ रही है, और एक 250 मार्क्स के पेपर का पूछ रही है। इतना मार्क्स, इतना वेटेज एक एससी को क्यों, जो सेकंड क्लास में भी लिखा जाता था। तो इसका उद्देश्य समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए कि यूपीएससी के जरिए, जब सपोज आमतौर पे जो अधिकांश लोगों का टारगेट रहता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस बनना, ऐसी जो सर्विसेज की चाहत होती है, तो आमतौर पे ये जो ऑफिसर होते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात ही जाके हमारे एस्से की क्वालिटी को बढ़ाने में और एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाली है। इसलिए इन बातों को एकदम अच्छे से समझें। जस्ट सपोज वो आईएएस का एग्ज़ाम ले रही है, उसको एक आईएएस चाहिए, तो एक आईएएस का मुख्य काम क्या होगा? ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो भी उसके एग्जीक्यूटिव काम है तो करना, यहाँ ठीक है। लेकिन एक आईएएस के अंदर एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे पता चलेगा कि वो कितने डिफरेंट डायरेक्शन में सोच सकता है, इसको चेक करने के लिए इससे एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इससे एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि हम कोई एस्से लिख रहे हैं, जस्ट सपोज हम कोई ऐसे कुछ भी एक हल्का सा कोई छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे आतंकवाद। ठीक है, तो आमतौर पे एक कॉमन ऐसे होगा जो सब लिखेंगे कि आतंकवाद बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए। आतंकवाद से रिलेटेड कुछ कंट्रीज बताएंगे, कुछ संगठन बताएंगे, और जो वैश्विक प्रयास है वो बताएंगे। ठीक है, ये एक
बड़ा साधारण सा इससे होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम समाज के हर एक समुदाय के बारे में सोचेंगे, समाज के प्रत्येक समुदाय पे हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम आईएएस किसी एक समुदाय के नहीं हैं, ठीक है, किसी एक कम्युनिटी के नहीं हैं, हम आईएएस किसी एक जाति के नहीं हैं, हम आईएएस उस जिले के प्रत्येक व्यक्ति के बनने जा रहे हैं। अर्थात हमारा निबंध ये साफ साफ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम सभी उम्र के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और मतलब बच्चे से लेके वृद्ध जनों तक के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे से वृद्ध के बारे में सोच रहे हैं, और हम सभी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, मेल फीमेल एलजीबीटीक्यू। उसके बाद हम साथ ही हर तरह के समुदाय के बारे में सोच रहे हैं, आदिवासी समुदाय या फिर जो भी पिछड़ा समुदाय है उनके बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ ही हमारा फोकस होना चाहिए कि हम हर तरह के उसके इम्पैक्ट प्रभाव के बारे में सोच रहे हैं किसी भी एस्से में, कि उसका सकारात्मक पॉजिटिव्स क्या है, उसका नेगेटिव्स क्या है, इस पे सोच रहे हैं उस एस्से में। मतलब इस तरीके से जितनी चीज़ें बन सकती हैं, जितने डायमेंशंस बन सकते हैं, वो एस्से के टॉपिक और नेचर पे डिपेंड करेगा कि कितने कितने तरह के डायमेंशंस और कितने कितने तरह के टॉपिक्स यहाँ से बन सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम किसी भी एस्से के अंदर हम मैक्सिमम कम्युनिटी, मैक्सिमम डायमेंशंस को, अच्छा ज़बरदस्ती डायमेंशन नहीं लेने हैं, ठीक है, जो जहाँ तक हम जोड़ पाए अपने एस्से को उतने मैक्सिमम डायमेंशन में अपने एस्से को कैसे भी जोड़ना है, और उसके जो कवरेज है उतना वास्ट रखना है, क्यों इससे दिखेगा कि ये एक जो एस्पिरेंट है इसका ये काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है, और इसका जो अप्रोच है वो एक बृहद और पूर्ण अप्रोच है, जो सिर्फ किसी एक समुदाय के बारे में नहीं सोचता, किसी एक धर्म के बारे में नहीं सोचता, वो भारत के प्रत्येक समुदाय के बारे में सोचता है, क्योंकि एट द एंड आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रशासक बनने जा रहे हो, तो हमें एक एक पॉइंट पे सोचना होगा। तो इसलिए कई डायमेंशन को हमें अपने एस्से में इंक्लूड करना है, इस बात को एकदम ध्यान रखना है, इस बात को हमें याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट कि हमारा एग्ज़ाम हॉल के अंदर अप्रोच क्या होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में हमारा अप्रोच कैसा हो, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, अभी आप समझ जाएंगे जब मैं, माफ़ कीजिएगा, अप्रोच की। अब आते हैं हम इस चीज़ पे कि एग्ज़ाम हॉल में हम इससे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, उस चीज़ पे आते हैं। तो एग्ज़ाम में आमतौर पे 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। यदि कोई सिविल सर्विस और दूसरी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है तो वहाँ भी मतलब ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उस ऑप्शन में से माना कि 4 ऑप्शन है, A B C D। अब इसमें से हम किस एक टॉपिक को चुन के इससे लिखें, ये एक बहुत ही, ये पहला प्राथमिक स्तर का पहला स्टेप है, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यदि यहाँ हमने एक सही टॉपिक चूज़ किया तो हम लगभग 1/4 गेम यहाँ जीत सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे हमारा अप्रोच क्या होता है, हम इन 4 टॉपिक्स में से जिस टॉपिक पे भी मैक्सिमम जानते हैं वो हम उठा लेते हैं और उस टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं। क्या ये अप्रोच सही है? क्या ये अप्रोच यदि सही है तो पूरी तरह से सही है? मेरा मानना है कि ये अप्रोच सही है बहुत हद तक, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें कुछ और चीज़ें, कुछ और डायमेंशन भी ध्यान में रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रहे, जब भी कोई हम ऐसी टॉपिक उठाते हैं
जैसे कि हम 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम उठाए गाय, ठीक है, एक उठाए मित्रता, ठीक है, एक उठाए परोपकार, और एक उठाएंगे जैसे मनोरंजन, ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स कभी ऐसे में आने नहीं है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, लेकिन ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पहले 2 टॉपिक पे लोग काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इससे लिखें। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कंटेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो कंटेंट देख के आप किस में कंफर्टेबल हो आप चूज़ करते हो, लेकिन क्या ये, और आप तीसरा चाहेंगे तो मतलब आप शायद फिर इस सब्जेक्ट को उठाएं, ठीक है। लेकिन क्या बस यही एक क्राइटेरिया होनी चाहिए इससे चूज़ करने की एग्ज़ाम हॉल में? तो बिल्कुल नहीं। हम कुछ और क्राइटेरियाज पे बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम एक वेल नोन सब्जेक्ट उठाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही हमने एक वेल नोन सब्जेक्ट उठाया कोई भी इसमें से, ध्यान रखिए मोस्ट ऑफ द जनता, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट वही सब्जेक्ट पे इससे लिखने जा रही है, ठीक है। एग्जामिनर जो होगा ना, जो पेपर चेक कर रहा है ना, वो बोर हो जाएगा एक ही टॉपिक पढ़ते पढ़ते, यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगी। तो जब आपका पेपर उस तक पहुँचे तो कुछ अलग मिलना चाहिए, वही अलग आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कराएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परोपकार को उठा लो, ठीक है। पहले आप देखो कि क्या परोपकार को लेके आप सफिशिएंट वर्ड्स लिख सकते हो। पहले इस बात को देखना है कि क्या आप सफिशिएंट वर्ड्स लिख सकते हो। ऐसा ना हो कि हम यूनिक बनने के चक्कर में बिना नॉलेज वाला टॉपिक उठा लें, वो बैकफायर कर जाएगा, ध्यान रहे इस बात का। लेकिन पहले हम देखेंगे कि क्या इन जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से हम सब पे कंफर्टेबल हैं, ठीक है। माना कि हम सब पे कंफर्टेबल हैं, या फिर माना हम किसी में भी कंफर्टेबल नहीं हैं, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं कि हम सब में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। फिर हम वहाँ यूनिकनेस के चक्कर में पड़ेंगे कि जो थोड़ा कम लोग पिक कर रहे हो, वैसे वो पता चल जाता है जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वो समझ आ जाता है, ठीक है। एक चीज़, एक क्राइटेरिया ये हुआ, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया ये हुआ कि जिस एस्से को लेके हमारे पास ज़्यादा एग्जाम्पल है, ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसी स्टोरीज़ है, या फिर ऐसे कुछ हमारे पास उनको लेके ज़्यादा अच्छे कोटेशन हैं, तो ये ऐसे इससे उठाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वो वही चीज़ें, वही कोटेशन, वही एग्जाम्पल्स, स्टोरीज थोड़ा अलग बनाती हैं इससे को। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, इससे में यूनिकनेस लाना, ताकि हमारा दूसरे लोगों की तरह इससे ना हो, यूनिकनेस लाना है, ठीक है। यदि यूनिकनेस लाना हमारा उद्देश्य है, ठीक है, तो यूनिकनेस लाने के ये अलग अलग तरीके हैं, कोटेशन या फिर स्टोरीज, या फिर कई सारे करंट अफेयर्स से हालिया एग्जाम्पल्स, ऐसी चीज़ है। तो उद्देश्य फिक्स है, ठीक है, कि हमें एक अद्वितीय इससे लिखने की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। दूसरा वो केस लेते हैं जिसमें हमें एक भी नहीं आता। अब हमें एक भी नहीं आता तो उसमें से तो हमारी मजबूरी है, हमें चूज़ करना ही होगा कि वो टॉपिक जिसमें हमारे पास ज़्यादा वर्ड्स हम सोच पा रहे हैं उस टॉपिक को उठाएं। लेकिन यदि हमें एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं तो वहाँ हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि यूनिकनेस कैसे बढ़ाएं अपने हिस्से की। ये हुआ एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे अपने हिस्से को सेलेक्ट करें, ठीक है। अब मानते हैं हमने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उस टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद, हालांकि सेलेक्ट करने के पहले ही मतलब हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम मानते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। जैसे हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, हर्ष कृतज्ञता का, मुझे याद नहीं है कब का है, शायद 2019 के आसपास का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे का, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, ठीक है। तो हमने एक ऐसा टॉपिक उठा लिया। अब
अब हमने सोचा कि इस टॉपिक पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस पे हम कंटेंट बना सकते हैं। कैसे लिखना है डोंट वरी, मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसा मान के चलते हैं, हमने सोचा कि हम इस पे कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, अच्छे से टॉपिक को समझना, ठीक है, टॉपिक को एकदम अच्छे से समझना। क्योंकि जब तक टॉपिक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक उसके कुछ डायमेंशंस छूट जाएंगे जिस पे, तो जैसे कि इसी टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहली नज़र में ये एक बहुत गूढ़ लाइन है, बहुत गहरी लाइन है, तो इस लाइन को समझने के लिए सर्वस्व झोंक देना इस लाइन की डिमांड है। तो ध्यान से समझेंगे कि हर्ष हर्ष हम नॉर्मल तरीके से समझते हैं। हर्ष क्या है, खुशी। हम नहीं जाते हैं कि खुशी है, आनंद है, क्या है, उन चीज़ों में नहीं जाते। हर्ष मतलब खुशी। कृतज्ञता का सरलतम रूप है, ठीक है। अब हम इसको कई तरीके से समझेंगे कि इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। क्या हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है? यदि है तो क्या हम लिख सकते हैं? यदि हम लिख सकते हैं तो किन किन चीज़ों पे इनमें से लिख सकते हैं? इनमें से किन किन शब्द को तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे 2-3 शब्द हैं, सरलतम, कृतज्ञता, हर्ष, इन तीनों को एलाबोरेट कर सकते हैं हम बहुत डिटेल में। तो इस तरीके से टॉपिक को समझना है, ठीक है। अब शुरू होता है जो थर्ड स्टेप है, और यहाँ से सीरियस हो जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स गैदरिंग, ठीक है। हमें अब यहाँ से पॉइंट्स गैदर करने हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स गैदरिंग या फिर रैंडम थिंकिंग, ठीक है। हमें अलग अलग डायमेंशन में सोचने हैं, चीज़ों को एक जगह पे लिखने हैं। तो हम किसी भी टॉपिक पे कैसे सोचना है बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये स्टेप है, हमें किसी भी टॉपिक पे रैंडमली सोचना है, जो भी मन में आ जाए। क्योंकि ये अमूर्त सब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई भी एक फिक्स आंसर नहीं होता। हमने कल ही देखा था, इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को मैं एक अलग तरीके से देख सकता हूँ, एक दूसरा पर्सन इसको एक अलग तरीके से देख सकता है, और तीसरा एक अलग तरीके से देख सकता है, और सबके तरीके सही हो सकते हैं यदि जो चीज़ मैंने सोचा है उस चीज़ के फेवर में वहाँ प्रमाण रखता हूँ, तो ठीक है। तो इसलिए हम अब पॉइंट्स गैदर करेंगे और रैंडम थिंकिंग करेंगे, जितने पॉइंट सोच सकें। जैसे यहाँ पे इसी को सोच रहे हैं, जैसे हर्ष क्या है, या फिर क्या हर्ष सरलतम रूप है, क्या सरलतम रूप है, सरलतम रूप का मतलब क्या होगा। यदि कोई चीज़ अपने सरलतम रूप में है तो इसका अभिप्राय क्या होगा, ठीक है। यदि हर्ष सरलतम रूप में है तो क्या हर्ष कभी जटिल रूप में भी हो सकता है। ऐसे करके मतलब कुछ भी सोच रहे हैं यहाँ हम बस इसलिए सोच रहे हैं रैंडमली, ताकि हमें कुछ वर्ड्स लिखने के कंटेंट मिल जाए, ठीक है। मैं इस पे और डिटेल में आगे के क्लासेस में बताऊंगा कैसे सोचना है। मतलब हम रैंडम थिंकिंग करेंगे, ठीक है। जब हम रैंडम थिंकिंग करेंगे तो पेपर के पीछे रफ जो पेज होगा उस पर लिखते भी चलेंगे, नहीं तो वो भूल जाएंगे हम लोग। और जैसे ही उन पॉइंट्स को लिखा तो उसके बाद उसके एक रफ सिनॉप्सिस बना लेंगे। सिनॉप्सिस बहुत मदद करेगा आपको पूरे एग्ज़ाम हॉल में। तो इस सिनॉप्सिस को एक रफ सिनॉप्सिस बना लेंगे। ब्रेन स्ट्रोमिंग करने का समय मिलता है इससे, में इतना सफिशिएंट समय होता है, डोंट वरी, ठीक है। तो आप ये ना सोचो कि इसमें तो बहुत समय जाएगा, तो क्योंकि 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं, 1200, 2400 या कहीं 1500 भी लिखने होंगे, तो एक सफिशिएंट टाइम बचता है ब्रेन स्ट्रोमिंग का, ठीक है। तो सिनॉप्सिस बनाएंगे उसका। सिनॉप्सिस में मतलब क्या कर लेंगे कि जैसे हमने सोचा कि इसी को उठाते हैं। हमने सोचा कि पहले हम लिख देंगे हर्ष क्या है, ठीक है। फर्स्ट में ये चर्चा कर लेंगे। सेकंड में हम चर्चा कर लेंगे सरलतम रूप है या नहीं है, ठीक है। थर्ड में चर्चा कर लेंगे कि सरलतम रूप का मतलब क्या है। ऐसे एक सिनॉप्सिस सा बना लेंगे ताकि हमारा इससे बार बार वो काटना, उसको मिटाना ऐसा ना हो, क्योंकि एक तो समय भी जाता है और गंदा भी लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि ऐसा डिसाइड कर लेंगे कि
हर्ष जटिल रूप कब बनता है, कब हो सकता है, ऐसे मतलब करके हम जितने पॉइंट्स गैदर किए हैं उनको एक सजा लेंगे कि किस ऑर्डर में हम लिखने जा रहे हैं, ताकि उसी समय डिसाइड हो जाए कि हमारा फ्लो, ठीक है, लिखने का फ्लो क्या होगा, ठीक है। और इसी पॉइंट्स गैदरिंग में हम जितने कोटेशन सोच सकते हैं, जितने महापुरुषों के जो कथन हैं, स्टेटमेंट हैं, वो सोच सकते हैं, या फिर इसी पॉइंट्स गैदरिंग के ड्यूरेशन में हम जो भी स्टोरीज सोचने की बात थी, इनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अंदर में, वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो स्टोरीज सोचने की बात थी, तो जो भी इन चीज़ों में सोच सकते हैं उन चीज़ों को सोचेंगे, लिखेंगे, फिर सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, तब आएंगे अपने एस्से को लिखने पे स्टार्ट करेंगे, और फिर वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद मेन बॉडी लिखेंगे, फिर जाके हम कंक्लूज़न लिखेंगे। तो ये होगा हमारा एग्ज़ाम हॉल का अप्रोच, कि हम एग्ज़ाम हॉल में इन चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे। इंट्रोडक्शन कितना लिखना है, मेन बॉडी में कितने कंटेंट होने चाहिए, इन सब बातों पे चर्चा होगी, सारी चीज़ों पे चर्चा होगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम समझते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। अभी अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं ले लूँगा कि ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ कि हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, इस पे ऐसे हम कैसे लिखें, ठीक है, इस पे हम कैसे सोचें, इस पे जो हमारा अप्रोच है एग्जामिनेशन हॉल में लगाने का, वो अप्रोच इस टॉपिक पे कैसे लगाएं। सिर्फ इसी टॉपिक पे नहीं देखेंगे, कई सारी टॉपिक पे देखेंगे, और ये एग्जामिनेशन हॉल का अप्रोच वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे हम कितना कंफर्टेबल हो पाते हैं अपने इस अप्रोच में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड स्टडी वेल।